हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया, आशा करता हूँ बढ़िया ही चल रही हो। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आता है इस सीबीएसई बोर्ड में, वो या किसी भी बोर्ड में एवरेज इसी का ऐसे ही रहता है 4 to 3 मार्क्स, ओके, या 3 to 4 ऐसे कह लो। ठीक है, चलो डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर समझ जाओ। ओके, आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते किसे हैं, उसके बाद इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर्स लॉ, डिस्प्लेसमेंट करंट, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, ओके, उसके बाद मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ठीक है, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ के बाद मैक्सवेल्स इक्वेशन, इन 5 टॉपिक्स को कंसीडर करेंगे। तो ये कहते किसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होते रहता है, वेरिंग टाइम वेरिंग, मतलब समय के साथ जब परिवर्तित होता है, बदलता है, तो एक वेव जनरेट होता है। ठीक है, वेव के बारे में आपने साउंड में पढ़ा होगा कि वेव क्या करता है, एनर्जी कैरी करता है, नहीं, इट प्रोपगेट्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। साउंड वेव्स का ये, किसी भी वेव्स का ये डेफिनेशन होता है, एनर्जी को प्रोपगेट करता है एक जगह से दूसरे जगह। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है? अब ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी यही कहेगा, लेकिन होता क्या है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे इट मूव्स इन स्पेस, ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यहां तुम लिख सकते हो इट ट्रेवल्स या प्रोपगेट्स, इट प्रोपगेट्स गेट्स इन स्पेस। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही? स्पेस में प्रोपगेट करता है। अब देखो, जैसे मान लो सपोज करो ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है, ओके, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये जो है ना जेड एक्सिस है। ठीक है, ये जेड एक्सिस है, इधर से तुम बढ़ा सकते हो इसको आगे की तरफ। मैं यहां पर जेड एक्सिस का पॉजिटिव साइन यहां ले रहा हूं, और ये एक्स डैश है, एक्स डैश इधर और ए एक्स, ओके, ये वाई है और ये वाई डैश है। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आ रही है? अब देखो, एक्स एक्स वाई के अलोंग ये ऐसे प्रोपगेट कर रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे, इस तरह से। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आ रही है? अब ये वाई एक्सिस के अलोंग हम ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, जैसे ये ऐसे, इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस तरह से, ये ऑक्सीलेशन है, यहां पर मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैक्सिमम वैल्यू होगा, पीक, ओके, ये ई है, यहां पर इस तरह से, ये इस तरह से। क्या हमें बातें समझ में आ रही है इतनी? तो ये ई है, ये भी ये ई बनेगा यहां पर, ओके। इसी में अब हम मान लीजिए सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड को ड्रा करना चाहते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। प्यारे बच्चों, ये है इस तरह से, यहां ये इस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है? ये इस तरह से। तो ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और ये यहां पर ही मैग्नेट, जरूरी नहीं है कि जेड एक्सिस के अलोंग ही मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है वाई की, लेकिन बोथ विल बी परपेंडिकुलर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये समझाने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं, ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अच्छा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी कब करेगा? देखो, जब रेस्ट में कोई चार्ज रहता है, जब रेस्ट में कोई चार्ज रहता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन कोई एक्सेलरेटेड चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस होता है, या तुम कह सकते हो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, वो किससे होता है, एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज, इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्ट में लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस
बाय एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज, क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? एक्सेलरेटेड चार्ज से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये तो हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट। अब देखो दूसरा पॉइंट पर फोकस करो, मैक्सवेल प्रेडिक्शन। देखो मैक्सवेल ने सिंपल क्या सोचा कि एक टाइम वेरिंग अगर समय के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाए या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। तो क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि समय के साथ परिवर्तित होता है, चेंज होता है, उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है? यही था प्रेडिक्शन। अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड, कैन ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल गिव मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये प्रेडिक्शन था उस समय। उसके लिए उसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, हो तो दिमाग से सोचा था, उसके लिए उसने बहुत सारे रिसर्च करे और कुछ इनकंसिस्टेंसी बताया एम्पियर्स लॉ में। ठीक है, तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है वो क्या है? इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्कुलर लॉ। सर्कुलर लॉ में इनकंसिस्टेंसी क्या है? किसी कोई अगर हम एम्पियर सर्कुलर लॉ हमने पढ़ा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज लूप is equal to mu naught times the total charge, total current, charge नहीं यहाँ, total current passing through the closed loop। total charge किस केस में आता था? गॉस लॉ में। क्या मेरी बातें समझ में आ रही? कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारा? तो इनकंसिस्टेंसी समझ में आया। According to Ampere circular law, line integral of magnetic field is mu naught times the total current passing through the closed loop। कंसेप्ट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर है तो आगे बढ़िए और नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। इनकंसिस्टेंसी जो है सर्कुलर लॉ में, उस पर फोकस करें। ओके, इसको रफ करें, मतलब कैसे ये प्रूव किया कि इनकंसिस्टेंट होगा एम्पियर्स लॉ। ठीक है, एम्पियर्स लॉ में जो इनकंसिस्टेंसी है वो कैसे प्रूव होगा, कैसे प्रमाणित होगा? ये तो अभी क्लोज इंटीग्रल हमने एम्पियर्स लॉ का लिखा है, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट एम साई। ठीक है, तो अब इसमें मैक्सवेल ने क्या समझा? ठीक है, मतलब जो इनकंसिस्टेंसी है एम्पियर्स सर्कुलर लॉ में, इसमें मैक्सवेल का थॉट क्या काम किया, तो इसको रफ करो और फिर समझो। देखो प्यारे बच्चों, अगर तुमको एम्पियर मैक्सवेल का कंसेप्ट समझना है तो एक काम करो, एक सर्किट कंसीडर करो। तो इन 1800 जब इसको थॉट आया था 65, मैक्सवेल प्रूव्ड inconsistency in Ampere's law। Ampere's law में Ampere's law he considered a charge parallel plate, charge parallel प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर, एक चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर किया उसने, एंड कैपेसिटर एंड प्रूव्ड बाय फॉलोइंग 3 different diagrams से प्रूफ किया। अब कैसे किया सो समझो। देखो जैसे मान लो ये है, इस तरह से कैपेसिटर है प्यारे बच्चों, ये क्या है? कैपेसिटर है, और यहां पर हमने एसी लगा दी। ठीक है, एक चार्ज होगा, अब ये चार्ज होगा या, ठीक है, और ये करंट मान लो इस तरह से पास हो रहा है, इस तरह से। तो पहला है ये पहला डायग्राम। अब दूसरा डायग्राम जो है ना, उसमें देखना है, ये कैपेसिटर है तो सी लिख लो ऐसे, अगर कंफ्यूजन हो रहा तो वैसे तो देख के ही लग रहा है कैपेसिटर है। और यहां पर प्यारे बच्चों ये जो है ना, ये इस तरह से। ओके, अब डायग्राम तो बना रहे हैं, देखो लूप लेंगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि सर कर क्या रहा है। ये इस तरह से ऐसे, ठीक है, ये करंट जाएगा इसमें, आई है करंट। ठीक है, तो तुम डायग्राम को ऐसे रोमन में लिख लो,
या ABC डायग्राम ले लो, ठीक है, ये करंट है, करंट कंसीडर कर रहे हो तो या I लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा अजीब मुझे लग रहा है I, ये करंट ऐसे फ्लो होगा इसमें, ओके। फिर इसमें लूप भी लेते ही जाओ, देखो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। एक लूप उसने यहां लिया, ठीक है, पहला वाला जो लूप है वो पहला लूप तो यहां ले लिया। अब देखो दूसरा लूप जो है ना, ये कैपेसिटर जो तुम देख रहे हैं, इस कैपेसिटर के इस पार्ट से ऐसे, मतलब कैपेसिटर के जस्ट फर्स्ट प्लेट को कंसीडर किया। क्या मैं बातें समझ में आ रही? इसमें तो जहां पर वायर है वहां कंसीडर किया, इसमें कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट को कंसीडर किया, और ये जो चीज है यहां पर इस वाले केस में ये इस तरह से है, करंट यहां पर मान लीजिए फ्लो होगा, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और बीच में ऐसे लूप है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही? तो ये AC है, ओके, C। इतना क्लियर है कंसेप्ट, ओके। तो मैक्सवेल ने इन 3 डायग्राम से प्रूफ किया कि एम्पियर्स इनकंसिस्टेंस है। कैसे? देखो पहला डायग्राम देखो, इसमें I करंट जा रहा है, इसमें भी I करंट है, ये I करंट है। अब देखो देख करके ही लगता है, पहले इन फिगर A। अब देखो फिगर A में क्या है, यहां पर इस लूप में अगर तुम एम्पियर्स लॉ लगाओ, एम्पियर्स लॉ, अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ, अगर फ्रॉम एम्पियर्स लॉ लिख लो, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ अगर तुम देखोगे तो ये क्या होता है, B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आ रही है? अब हम ये मान रहे हैं कि ये जो है ना R रेडियस का लूप, ठीक है, तो एक क्लोज इंटीग्रल मतलब तब लगाते हैं, क्लोज इंटीग्रल तब लगाते हैं जब हम इन डिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं। अब यहां पर हम डिफिनिट कर रहे हैं तो इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, 0 से 2πr कर देंगे, और BDL। अब इसमें तो थोड़ा समझाना नहीं होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एलिमेंट के बीच जो DL के बीच जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का होगा, तो BDL cos 0 करोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 म्यू नॉट I। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आ रही है? अब इसको यहां पर इसको रफ करो, इनकंसिस्टेंसी इसी टॉपिक के अंदर काम कर रहे हैं, बट हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए इसको रफ कर लीजिए। अब ये जब हम करेंगे यहां से B आगे निकाल लीजिए, B सामने निकालिए, DL 0 से 2πr और म्यू I, ओके। तो BDL का इंटीग्रेशन अगर हम करें तो L होगा, और L की वैल्यू लगाए तो 2πr म्यू नॉट I। क्या मेरी बातें समझ में आ रही? B इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट I, और यहां पर हम इसको लाइन बना लीजिए, और B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। यही तो है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमें निकल गया, क्योंकि यहां पर एम्पियर्स लॉ वैलिड हो रहा था। अब यहां करो तो इस मतलब इस वायर के कारण, अब इसमें करोगे तो ये जो प्लेट है 1 और 2, ये 2 प्लेट है, ठीक है, ये कैपेसिटर का, तो इसमें तो जो क्लोज इंटीग्रल में है, या तुम कह सकते हो लाइन इंटीग्रल जो हो रहा है, जो लूप कंटेन कर रहा है सिर्फ चार्ज को कंटेन कर रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, तो ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को ले रहा है। तो फिगर अगर हम B ले, ठीक है, तो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ लगाओगे, एम्पियर्स लॉ अगर लगाओगे यहां पर तो देखो कि क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL। अब यहां से ये बीच में चार्ज है, करंट नहीं है, तो म्यू नॉट I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो यहां पर 0 लिख देंगे, क्योंकि एम्पियर्स लॉ होता किसके लिए, क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट पासिंग थ्रू इट। तो टोटल करंट टोटल चार्ज थोड़ी ना होता है, टोटल करंट, तो टोटल करंट तो क्या होगा, 0। तो इसलिए हम B की वैल्यू यहां पर तो 0 ला रहे हैं। अब देखो यहां पर दे रहा था म्यू नॉट I अपॉन 2πr, और यहां पर दे रहा है 0 नहीं। अब फिगर 3 में देखो, यही है जो डायग्राम है वो 3 में देखना है। अगेन एम्पियर्स लॉ, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ
एम्पियर्स लॉ अगर लगाएं तो यहां पर क्या होता है, बी डॉट डी एल, अब ये म्यू नॉट, अब यहां ये देखो कोई करंट ही नहीं है, तो करंट नहीं है तो जीरो हो जाएगा, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फिर से जीरो हो रही। तो हम इन तीन डायग्राम से यह लिख सकते हैं कि एम्पियर्स लॉ इज इनकंसिस्टेंट। सो फ्रॉम our three diagram we can write Ampere's law is inconsistent। ठीक है, ये हम ऊपर के तीन डायग्राम से या ऊपर जो हमने डेरिवेशन किया है इनसे प्रूव कर सकते हैं कि एम्पियर्स लॉ क्या है, इनकंसिस्टेंस। समझ में आई बात है, क्लियर कंसेप्ट। इनकंसिस्टेंस क्यों हुआ, क्योंकि हर जगह डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, नहीं होना चाहिए हर जगह वैलिड। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसके बीच अगर वैलिड होगा तो कैसे वैलिड होगा। उसके लिए एक नया करंट का कंसेप्ट आया, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो समझते हैं कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके,